हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करेंगे पहले से। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 6x + 4 = 0 विल बी। क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट? 13, 12, 3√6 - 12 क्या होगा इनमें से? आप सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो और कमेंट में इसका आंसर मुझे लिखो, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रख रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। मतलब 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? सारे सही में तो 20 मार्क्स तो कंफर्म हो गए आपके। समझ रहे हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। जो आपको नहीं आता है आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ भी सकते हो। तो इसका हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 6x + 4 = 0, ये लिखा हुआ है। आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है b² - 4ac, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको हम कंपेयर करेंगे बाई ax² + bx + c = 0 से। तो हमको a b c की वैल्यूज मिल जाएगी। कैसे? a की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ स्टेप्स, बिकॉज आपको सिर्फ ऑप्शन जो है उसे सही टिक करना है ना। सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -6 और c की वैल्यू आ जाएगी 4। देन यू विल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द प्लेस ऑफ a, b एंड c, यू विल गेट डिस्क्रिमिनेंट। तो b की जगह पर क्या रखोगे? -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर क्या रखोगे? 3 इंटू c की जगह पे 4। बात समझ में आ रही है सभी को? तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 36 - 4 4 16 3 48। तो ये नेगेटिव आ गया है ना। कितना आएगा नेगेटिव में? 12, ठीक है। तो -12 आ गया आंसर। डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 6 6 36 प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, सभी को पता होना चाहिए। माइनस अपनी जगह पर आ गया साइन, और यहाँ पर 4 3 12, 12 4 48, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया -12। तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया -12। डी ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ c α/8, 4 इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -4, 2 b 5, 6 देन वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन आए, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले विजुलाइज करना है। जैसे यहाँ पर a और b पॉइंट्स हैं जिनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट की बात हो रही है ना। तो a को लिख दो इस तरह से -4, 2 और b को लिख दो इस तरह से 5, 6 एंड लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स मिल गया अपने पास। एक मिड पॉइंट की बात कर रहा है, c इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b, ठीक है। c इज मिड पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर गिवन α/8, 4। ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो मिड पॉइंट आप निकाल भी सकते हो भाई। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है? x1 + x2/2, मतलब जो पहले प्लेसेस पे लिखा है उनको आपने ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो क्या मिल जाएगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? α/8। यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। और यहाँ से सॉल्व करोगे तो α = 4 आएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आया 1/2 = α/8। कुछ करने के लिए ना रह जाए LHS एंड RHS में, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2α = 8, α = 4। ये आ गया अल्फा की वैल्यू 4। यहाँ पर हो गया बी ऑप्शन सही, ठीक है। सो द थर्ड क्वेश्चन इज इफ sin θ = cos θ and θ is greater than or equal to 0 degree and less than or equal to 90 degree, then value of θ is 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री, ठीक। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको आते हैं तो तुम वीडियो को पॉज करके तुरंत सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर दे सकते हो। अगर मन में सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कॉपी पेन लेके सॉल्व करो और मुझे कमेंट में आंसर करो इसका, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे, sin θ = क्या लिखा हुआ है? cos θ। अब थीटा की वैल्यू आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी, ठीक है। 2 तरीके हैं निकालने के, बट एक जो इजीएस्ट वे है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर sin θ = cos θ लिखा है। यहाँ के इसके इंटू में 1 मान सकता हूँ कि नहीं? RHS में मैंने cos θ लिखा हुआ था, 1 से इंटू करूंगा तो एक्सप्रेशन चेंज तो होगा नहीं। 1 से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव होती ना आइडेंटिटी। तो यहाँ पर cos θ × 1 कर दिया। इंटू में है ये cos θ, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अपॉन cos θ हो गया = 1 हो गया। अब इसको हम जानते हैं कि tan θ होता है ये, है ना। सो फॉर विच वैल्यू ऑफ θ tan is 1, दैट इज 45 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर 45 डिग्री वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 5 फ्रॉम y एक्सिस विल बी। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं।
इसमें पूछ रहा है कि y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी इस पॉइंट की, और बहुत सारे बच्चे y कोऑर्डिनेट 5 लिख के चले जाएंगे, और ये ऑप्शन ऐसा देगा भी आपको कंफ्यूज करने के लिए कि 5 ही दिख रहा है, y कोऑर्डिनेट 5 होता है, y की बात हो रही है, y एक्सिस की बात हो रही है, तो इस ऑप्शन को टिक करके चले आते हैं। तो यहाँ पर गलती नहीं करनी है आपको, आप विजुअलाइज कर लो, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन है तो उसको विजुअलाइज कर लो। यहाँ पर आप -3,5 को कैसे लोकेट करोगे, यहाँ पे आएगा कहीं पर -3,5 है ना, तो ये चेक करो कि -3 क्या होती है, ए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस होती है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस होती है 5। तो ये जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप डिस्टेंस पे चल रहे हो, यही तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितनी डिस्टेंस पे चल रहे हो यही तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी। देखो वाई एक्सिस से डिस्टेंस आ रही है कि नहीं, ये वाई एक्सिस तो है, इससे एक्स के अलॉन्ग जितना चल रहे हो उसमें डिस्टेंस आ रही है, तो ये -3 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी दूरी जा रहे हो वही होती है तुम्हारी वाई एक्सिस से डिस्टेंस उस पॉइंट की। ठीक है, उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितनी दूरी पर आप जा रहे हो। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। सो द 5th क्वेश्चन इज if 3 cot theta is equal to 4 then value of cosec theta will be 4/5, 3/5, 5/3, 5/4। आप पॉज करो वीडियो, सॉल्व करने की कोशिश करो, और जो भी आंसर सही है A B C D कोई भी जो भी ऑप्शन सही है उसको आप कमेंट में जाके लिखो। ठीक है, 5 का A लिख देना, B लिख देना, जो भी सही होगा उस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 cot theta is equal to क्या हो जाएगा 4, जब हम cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 4/3, बिकॉज 3 यहाँ पर इनटू में दिया हुआ है। ठीक है, तो उधर जाएगा मतलब RHS में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/3 आ गया। अब तुम बाय यूजिंग राइट ट्रायंगल निकाल सकते हो कोसेक थीटा की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर जैसे ये थीटा एंगल लिख दिया, अब फॉर दिस थीटा दिस विल बी परपेंडिकुलर बिकॉज साइड ऑपोजिट टू थीटा विल बी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, एंड साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज, एंड द रिमेनिंग साइड विल बी कॉल्ड एज बेस, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है ना, कॉट थीटा क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जस्ट रख देना है आपको, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी कितनी 3। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा ये 5। आपको मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, इन दोनों रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के इक्वल में होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा आपका 25 और स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 आएगा, मतलब आता होगा आपको, इसलिए मैं जल्दबाजी में बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5। तो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना कोसेक। कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन क्या होता है p/h, तो वो होगा h/p। ऐसे आप रिलेट करके पढ़ सकते हो, मैं तो डायरेक्ट बता सकता था। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 5/p क्या है 3, ये सी ऑप्शन सही होगा। तो अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्फीयर्स इज 27:64 देन रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज विल बी। तो ये वॉल्यूम्स का रेशियो दिया है 2 स्फीयर्स की, मतलब 2 स्फीयर्स है जिनकी वॉल्यूम्स का रेशियो दिया हुआ है 27:64, तो उनके सरफेस एरियाज का क्या रेशियो होगा वो आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है क्वेश्चन, और अक्सर आता है, तो आ जाएगा ये नहीं बोल सकते, बट चांस बहुत है इस क्वेश्चन के आने का। ठीक है ना, तो ये जो 27 और 64 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है वॉल्यूम में रेशियो। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 लिख दिया, स्फीयर 1 और स्फीयर 2 के। ठीक है, तो वॉल्यूम्स होते क्या हैं किसी स्फीयर के, किसी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r3, है ना। तो वॉल्यूम 1 मतलब पहले स्फीयर का जो रेडियस है वो r1 से ले लेंगे, ऐसा आप जल्दी से मन में विजुलाइज करके समझ सकते हो। ठीक है, और दूसरे का हम क्या ले सकते हैं r2, तो दूसरे स्फीयर की जो रेडियस है वो r2 हो गई। तो ये वॉल्यूम हो गया, हमको रेडियसेस का रेशियो निकालना पड़ेगा तभी हम सरफेस एरियाज का रेशियो बता पाएंगे, इसीलिए हम यह चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4π/3 से, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर r1/r2 का होल क्यूब लिखेंगे और इस इक्वल टू में 27/64 लिखेंगे, बिकॉज दोनों पे क्यूब था ना, तो दोनों पे क्यूब था तो होल क्यूब लगाने में क्या दिक्कत है, इधर लगाएंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो r1/r2 हो गया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4, बिकॉज इसका क्यूब रूट जो होता है वो 3 होता है और 64 का जो क्यूब रूट होता है 4 होता है। क्यूब रूट मतलब निकालना जानते हो ना अभी सब लोग। ठीक है, तो 3/4 आ गया। अब हम सरफेस एरियाज जानते हैं क्या होता है 4πr1² हो जाएगा पहले वाले स्फीयर का सरफेस एरिया, दूसरे वाले का हो जाएगा 4πr2², दोनों के सरफेस एरियाज हो गए और डिवाइड दे तो रेशियो आ जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से 4π से 4π कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है, मैं प्रॉपर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि तुमको यहाँ पर टिक करना है ना, तो समझ सकते हो।
R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, मतलब सरफेस एरियाज का जो रेशियो होगा वो रेडियसेस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो रेडियसेस क्या आई थी, रेडियसेस का रेशियो आया था 3/4, तो उनका स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा आपका 9/16। तो 9:16 हो जाएगा रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। सो द 8th क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री 10 मीटर लॉन्ग व्हेन सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्रीज। ठीक है, क्या होगा, आपका लेंथ ऑफ शैडो उस ट्री का जो 10 मीटर लॉन्ग है उस समय जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री की बना। ठीक है, तो जब हम ऊपर देखते तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ये बात समझ में आती होगी, है ना। मैं सिंपल टर्म्स में आपको बता रहा हूँ कि आपको याद रहे, है ना। तो 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था। हाइट ऑफ द ट्री इज गिवन एज 10 मीटर्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द शैडो, है ना। लेंथ ऑफ द शैडो फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि जो लेंथ ऑफ द शैडो है ये बेस के जैसे दिख रही है। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों होता है, वो होगा tan या cot। तो tan लगा दोगे यहाँ पर, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 10/BC। BC क्या है यहाँ पर, शैडो की लेंथ है, या जो भी इसको यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, x भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 10/BC हो जाएगा। तो BC कितना हो गया 10। तो जो लेंथ ऑफ द शैडो होगा वो भी 10 मीटर्स होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। सो द 9th क्वेश्चन इज इफ मोड एंड मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशंस आर 45 एंड 27 रेस्पेक्टिवली देन मीडियन विल बी। तो एक रिलेशनशिप होता है मीन, मोड एंड मीडियन में, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। उससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन है, और डायरेक्टली वो रिलेशनशिप भी पूछ सकता है। तो आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पर मैं आपको याद करवा सकता हूँ। सो क्या रिलेशन है हम देखते हैं। यहाँ पर मोड होता है 3 मीडियन -2 मीन। इस तरह से आप याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो, मोड बीच में आ रहा था उससे सेपरेट कर लिया, मीडियन सबसे बड़ा वर्ड है तो 3 से इंटू हो रहा है उसमें बड़े नंबर से, -2 मीन, तो 2 मीन से तो ये समझ सकते हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इसमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको मिल जाएगा मीडियन, है ना। तो मोड की जगह पर क्या कितना रखना पड़ेगा 45 एंड मीन दिया हुआ था ना, तो मीडियन ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज, क्योंकि हमको गिवन नहीं है। -2 इंटू 27 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो 45 इज इक्वल टू 3 मीडियन, ये आएगा आपका -54, है ना। इधर ले आओगे, ट्रांसफर कर लोगे इधर, तो कितना हो जाएगा 45 + 54/3 इज इक्वल टू मीडियन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे गलती कर देते हैं, इसको काट देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, गलत हो जाएगा ना। पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड किया जा रहा है 3 से, पूरे न्यूमरेटर में जो भी चीज़ है, जो भी एक्सप्रेशन है वो डिवाइड होगा 3 से, यानी कि 45 से डिवाइड होगा। 54 कहाँ जाएगा फिर। ठीक है, तो इसमें आप डिवाइड करना है तो आप इसको ऐड कर लो, फिर डिवाइड कर लेना, तो यहाँ पे आएगा 33। ठीक है, तो 33 वाला ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। सो द 10th क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3/x - 2x = 2/x विल बी। What would be the solution? +-1/√2, +-1, 0,2 और +-1/2। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हो आप। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो क्या आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन मिले, तो जब भी कभी इस तरह का इक्वेशन मिले जो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ना हो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, LHS एंड RHS को देखो। LHS में कुछ सॉल्व होने लायक है, सॉल्व करो उसे, फिर जो भी बाद में रिजल्ट आएगा LHS एंड RHS में कुछ सॉल्व होने लायक नहीं रहेगा फर्दर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको हम क्या कर देंगे, LHS में देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें सॉल्व होने लायक है कि नहीं। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें 2 फ्रैक्शंस हैं, एक फ्रैक्शन ये, एक फ्रैक्शन ये है। ठीक है, और दोनों अनलाइक फ्रैक्शन, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस बीच में लगा देंगे, x का इसमें इंटू करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा x, इधर आएगा 2/x, है ना, क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं ना सॉल्व करने लायक, तो x कैंसिल हो जाएगा, 3 है 2 है, इधर भेज देंगे 3 - 2 इज इक्वल टू 2x²। बात समझ में आ रही है। मुझे x की वैल्यू निकालना है तो उसे सेपरेट रखना पड़ेगा, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 2x²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू में इधर डिवाइड में आ गया, और जब इसका रूट लिखेंगे तो क्या आएगा x की वैल्यू
x इज इक्वल टू 1/√2 और √2 है इसलिए प्लस माइनस यहाँ पर आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है इसलिए प्लस माइनस में लिखेंगे और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसी तरह के और फर्दर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।